अमन और हर्ष दोनों पार्टनर्स थे इन अ फर्म। उन्होंने अपनी फर्म को डिसॉल्व कर दिया। अब आपको नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। और हमें यहाँ बताया गया है कि फर्म ने अपनी सारी एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक और आउटसाइड लायबिलिटीज को पहले ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया है। ठीक है बच्चों। अब पहला पॉइंट क्या है बच्चों, पहली ट्रांजैक्शन क्या है वो देख लीजिए। फर्नीचर जो था बुक्स में वो 50,000 अपीयर कर रहा था। अमन ने आधे फर्नीचर को 50% फर्नीचर को 10% डिस्काउंट पे ले लिया। अब आधे फर्नीचर को तो अमन ने ले लिया, मगर बाकी फर्नीचर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इन द क्वेश्चन। तो हम ये मानेंगे कि जो बचा हुआ 50% फर्नीचर है, क्योंकि वो एक टेंजिबल एसेट है, तो वो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हो गया है। इट हैज़ बीन रियलाइज्ड और सोल्ड एट द बुक वैल्यू। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। तो जितना अमन ने टेक ओवर किया 25,000, ठीक है, 50,000 का 50% 25,000 होता है, इसका 10% हो गया 2500। तो 25,000 में से 2500 हटाइए। अमन ने टेक ओवर किया है फॉर 22,500। पार्टनर अगर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। ये एंट्री क्लियर बच्चों। और ये एंट्री बनेगी विद ₹22,500 जितने का अमन ने उसको लिया। ठीक है। अब जो बचा हुआ फर्नीचर है उसको हम यही मानेंगे कि वो बुक वैल्यू पे बिक गया है। बचा हुआ फर्नीचर है 25,000 का, यानी बचा हुआ 50% ऑफ 50,000 वो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। किसी भी टेंजेबल एसेट के बिकने के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानते हैं कि वो बुक वैल्यू पे ही बिक गई है। ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा ये पॉइंट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगले पॉइंट में कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस 15,000 अपीयर कर रहा था इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। तो बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट ही होता है, और जब प्रॉफिट को आप बांटते हैं तो ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो जाता है। याद रखना, बांटने से ये क्रेडिट बैलेंस डेबिट हो जाएगा। क्लोज करने से कोई भी क्रेडिट बैलेंस जो होता है वो डेबिट हो जाता है बच्चों। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो हमारे पार्टनर हैं अमन और हर्ष, ये दोनों जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा, तो आप इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो टू अमन टू हर्ष, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट और टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 है, उसे दो लोगों में जब इक्वली बांटेंगे तो 7,500 से ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट भी काफी अच्छा है। हर्ष का लोन है ₹6,000 का, उसको सेटल किया गया बाय पेइंग ₹5,500 ओनली। तो पार्टनर का लोन जो है वो पहले रिलेशन में डाल के क्लोज नहीं करा था, उसको हम अलग से ही पे करते हैं। तो हर्ष का लोन अकाउंट तो पूरे 6,000 से डेबिट करेंगे बच्चों। अब जितना हमने पे किया है उतना तो बैंक या कैश अकाउंट में भी आप लिख सकते हैं 5,500। जितना पार्टनर के लोन को पे करने में डिस्काउंट मिल रहा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में जरूर जाता है। इस बात को ध्यान रखना बच्चों। ये है ₹500। ₹500 का जो डिस्काउंट मिला है हमें ऑन पेइंग ऑफ हर्ष लोन, हर्ष एक पार्टनर है, तो वो रिलेशन अकाउंट में जरूर जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। अब इस पॉइंट नंबर डी को देखिए। फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष अ पार्टनर। यानी इन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करना हर्ष की जिम्मेदारी थी, लेकिन पे फर्म ने किया है। तो अगर कोई एक्सपेंस पार्टनर को बेयर करना था तो हम पार्टनर को ही डेबिट करेंगे। ठीक है। हर्ष के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो हर्ष का कैपिटल अकाउंट तो हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को या कैश अकाउंट को करिएगा। रिलेशन अकाउंट का नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी फर्म की नहीं है, हर्ष की थी। तो हर्ष का कैपिटल अकाउंट डेबिट करिए। और क्योंकि फर्म ने पे किया है तो बैलेंस तो फर्म का कम हुआ है बैंक का या कैश का, इसलिए बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करिए।
अगला पॉइंट काफ़ी अच्छा है बच्चों, इसको समझिएगा। एक चेक था जो अंडर डिस्काउंट था और ये चेक था ₹1200। ये चेक हमें सोहम से मिला था। सोहम हमारा डेटर रहा होगा। ये चेक हमें सोहम से मिला था और सोहम जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है आज की डेट में। अब वो केवल 25 पैसा इन रुपी ही दे सकता है, या ये कह लीजिए 25% पेमेंट ही वो कर सकता है केवल, बाकी पैसा डूब गया। तो बच्चों ऐसे में चेक डिसऑनर होने पे फर्म के अकाउंट से तो पूरा 1200 कट जाएगा, क्योंकि बैंक तो फर्म के अकाउंट से ये पैसा ले लेगा पूरा। उसके लिए तो आपको रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखना ही होगा उस 1200 के लिए। ठीक है बच्चों, चेक डिसऑनर होने पे पैसा हमारे फर्म के अकाउंट से कटेगा, दैट्स वाई आपको ये तो लिखना ही लिखना है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन जितना पैसा हमें सोहम से मिल रहा है उसके लिए हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर दीजिएगा और टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो जितने का चेक या बिल डिसऑनर हुआ है उसके लिए रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जितना अमाउंट हमें रिकवर हुआ है फ्रॉम दैट डेटर उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर बच्चों ये पॉइंट भी। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट। इस लास्ट पॉइंट में कहा है कि क्रेडिटर टोटल 6000 थे और उन्होंने 5000 के स्टॉक को 5% डिस्काउंट पे लिया है और क्रेडिटर का बचा हुआ पैसा उन्हें कैश दे दिया गया है। बच्चों स्टॉक था 5000 का, लेकिन 5% डिस्काउंट पे लिया गया है, यानी ये लिया गया है एट ₹4750। क्रेडिटर जो है वो 6000 के हैं। उन्होंने जितने का स्टॉक ले लिया उसकी तो हम कोई एंट्री नहीं बनाएंगे, बात ध्यान रखना बच्चों। अगर आप किसी लायबिलिटी को कोई एसेट दे देते हैं, चाहे रिकॉर्डेड एसेट हो, चाहे रिकॉर्डेड लायबिलिटी, चाहे अनरिकॉर्डेड एसेट हो, चाहे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसकी कोई एंट्री नहीं बनती है। लेकिन जो उसका कैश पे करते हैं और जितना कैश पे करते हैं उसके लिए एंट्री बनानी पड़ती है। तो क्रेडिटर का जो बैलेंस अमाउंट है, ठीक है बच्चों, जितना उन्होंने स्टॉक ले लिया उसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, लेकिन जिसके लिए वो कैश ले रहे हैं आप उसके लिए एंट्री जरूर बनाइए। और एंट्री क्या बनेगी बच्चों? एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मैं बैंक लिख रहा हूं लेकिन आप कैश भी लिख सकते हैं बच्चों, ₹1250। जितना हमें क्रेडिटर को कैश पे करना पड़ रहा है हम उसकी एंट्री तो बनाएंगे ही बनाएंगे बच्चों। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में ये पॉइंट? अच्छी तरह से आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको। मैं बता दूं बच्चों कि यह है इलस्ट्रेशन नंबर 13 ऑफ चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बुक है टी एस ग्रेवाल, एडिशन है 2024।